हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आप लोग की बतला देना चाहता हूं कि आपका क्लास चल रही थी सेल, और सेल में हम आप लोग के पिछले क्लासों में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में बतलाए थे कि सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को मैंने एग्जाम्पल से ले लेकर आप लोग के मैंने डिफाइन किया था, और दोनों में अंतर हम आप लोग के। आज आपका क्लास जो चलेगा वो चलेगा आप लोग का प्रोटोप्लाज्म में। क्या चलेगा? प्रोटोप्लाज्म में। आपको पता होगा कि जब हम फंडामेंटल पढ़ा रहे थे सेल का, तो उसमें हम प्रोटोप्लाज्म का क्लास दिए थे कि प्रोटोप्लाज्म है क्या। क्या समझे? हम लोग सबको जानते हैं कि जीवों का शरीर सेल से मिलकर बना होता है, और सेल में क्या क्या चीज का जरूरी रहता है। तो पहला चीज हम आप लोग के बतलाए थे कि सेलों का संगठन से जीवों का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि जीव के लिए सेल होना बहुत ही जरूरी है। और सेल के साथ साथ और क्या होना जरूरी है? तो सेल में प्रोटोप्लाज्म का होना बहुत ही जरूरी है। तो वही मैं आज आप लोग का क्लास में चालू कर रहा हूं, प्रोटोप्लाज्म। आखिर प्रोटोप्लाज्म है तो क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो बहुत बच्चे को तो ये नहीं मालूम होगा कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं किसको। तो इसके लिए आपको डायग्राम से आपको अच्छा से समझ में आएगा कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं किसे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि प्रोटोप्लाज्म का खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था इसे। कब किया था? तो 1839 ईस्वी में खोज किया था। प्रोटोप्लाज्म का खोज सबसे पहले किसने किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1839 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। अब तो बच्चे का ये समझ में नहीं आ रहा कि सर पुरकिंजे ने जो खोज किया प्रोटोप्लाज्म के, तो किस भाग को प्रोटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं। इसके लिए एक डायग्राम मैं आप लोग का बनाता हूं। मानते हैं यह एक सेल है। क्या है? यह एक सेल है, और सेल का ऊपरी भाग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। जो अगला क्लास में मैं कोशिका भित्ति पढ़ाने वाला हूं, इसके आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो देखिएगा, इस कोशिका झिल्ली के अंदर वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर वाले जितने भी ये पार्ट्स होते हैं, ये कोशिका झिल्ली के अंदर वाले ये जितने पार्ट्स होते हैं, सभी के सभी पार्ट्स को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये सभी के सभी भाग को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सर प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? तो यह एक प्रकार का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। प्रोटोप्लाज्म में जो होता है यह एक प्रकार का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। तो ये आप लोग के क्वेश्चन कभी कल कोई पूछेगा कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, बच्चे कैसे जवाब दीजिएगा? तो डायरेक्ट बोलिएगा कि सेल के अंदर, सेल के झिल्ली के अंदर, सेल में कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भाग होता है सबको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं।
ये कोशिका सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसे गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। इसमें अजीवी पदार्थ भी होता है और जीवी पदार्थ भी पाया जाता है, वो मैं बतलाऊंगा आप लोग के। लेकिन सबसे पहले तो मुझे यह जानना होगा कि प्रोटोप्लाज्म होते हैं कितने प्रकार के। दोस्तों प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉलिड पार्ट्स और एक होता है लिक्विड पार्ट। एक होता है सॉलिड पार्ट्स और एक होता है लिक्विड पार्ट्स। सॉलिड पार्ट्स को कहते हैं ठोस भाग हिंदी में, और इसको हम लोग कहते हैं तरल भाग। कौन भाग बोलते हैं, तरल भाग। अब याद रखना मैंने बतलाया प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में बांटे हैं, दो भागों में बांटे हैं, एक सॉलिड पार्ट्स और एक लिक्विड पार्ट्स। सॉलिड पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सॉलिड पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। क्या बोलेंगे, तो सॉलिड पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली यानी हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, तो हिंदी में इसको कहते हैं कोशिकांग। कोशिकांग। तो लिक्विड पार्ट्स को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, देखेंगे प्रोटोप्लाज्म में लिक्विड पार्ट्स को क्या कहते हैं, तो लिक्विड पार्ट्स को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के हिंदी क्या होता है, साइटोप्लाज्म के हिंदी होता है कोशिका द्रव। क्या होता है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। बच्चे बढ़िया से समझना सबसे पहले कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं किसको, तो सेल में कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली के अंदर वाले जितने भी भाग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव का खोज किसने किया था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था 1839 ईस्वी में। यह गाढ़ा तरल पदार्थ के रूप में होता है। कहा जाता है कि गाढ़ा तरल पदार्थ के रूप में होता है। ये इसमें 80% या 80% जल से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन यहां से भी पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म में कितने प्रतिशत जल से मिलकर बना होता है, तो आंसर डायरेक्ट मारिएगा 80% जल से मिलकर बना होता है। कितने प्रतिशत, तो 80% ये जल से मिलकर बना होता है। 80% जल की मात्रा होती है किसमें, प्रोटोप्लाज्म में जल की मात्रा। यह एक गाढ़ा तरल के पदार्थ होती है। और मैंने बतलाया आप लोग का एक चीज कि प्रोटोप्लाज्म में दो भाग होते हैं प्रोटोप्लाज्म का, एक सॉलिड पार्ट्स जिसको ठोस भाग कहते हैं और एक लिक्विड पार्ट्स जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जानना होगा कि कोशिका द्रव क्या कार्य करता है। इसमें कोशिका द्रव क्या कार्य करता है, तो कोशिका द्रव एक कार्य करता है कि कोशिका को कभी सूखने नहीं देता है। कोशिका को कभी मेरे दोस्तों सूखने नहीं देता है। तो ये सब पॉइंट आप कलम कॉपी निकाल के बैठे रहिए, लिखल कीजिएगा कि जल की मात्रा कितना % होता है, किस प्रकार का प्रोटोप्लाज्म होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कोशिका द्रव का कार्य क्या है, तो एकदम सटीक मारिएगा कि यह कोशिका को सूखने नहीं देता है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन में यहां से आराइज करेगा आपको कि प्रोटोप्लाज्म में जल की मात्रा कितना % होती है, तो 80% होती है। कितना %, 80% होती है।
उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का कि प्रोटोप्लाज्म को यानी जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया है, एक सॉलिड पार्ट्स और एक लिक्विड पार्ट्स। सॉलिड पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेली, जिसको कोशिकांग कहते हैं। लिक्विड पार्ट्स को क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव कहते हैं। अब कहता है यहाँ पे कि कोशिकांग किसको कहेंगे, तो ध्यान दीजिए, कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं जो ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अब एक चीज और हमको बोलना बहुत जरूरी है, फिगर से मैं बताता हूं कि सर इसमें 2 पार्ट्स अब बताएं, प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स बताएं, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट्स। तो प्रोटोप्लाज्म में कौन सा पार्ट सॉलिड है और कौन सा पार्ट जो है वो लिक्विड है, वो मुझे दिखा दीजिए ना, तो मैं तुरंत आपको बताने की कोशिश करता हूं। मानते हैं ये सेल है, ये सेल के अंदर एक पार्ट्स होता है, आपको मालूम होगा गोलाकार होती है, और इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, यानी हिंदी में कहते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक, चलिए बहुत अच्छा। केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। और ये पार्ट्स कौन है, ये जो है, ये पार्ट्स जो आपका हो गया, ये पार्ट्स को हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, ये पार्ट्स जो है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। यानी कहा जाए तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जितना पार्ट्स होता है, ये जितना पार्ट्स होता है, इसी पार्ट्स को हम लोग कहते हैं क्या, कोशिका द्रव। और यही द्रव में कहा जाता है कि 80% जल होती है, वो मैं पहले बता चुका हूं। तो आप लोग के क्वेश्चन था कि कोशिका द्रव किसको कहेंगे, तो याद रखना, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच वाले जितने भी गाढ़ा पदार्थ होते हैं उस सभी को कहते हैं कोशिका द्रव। अब यही कोशिका द्रव में ठोस पदार्थ रहता है, क्या रहता है, ठोस पदार्थ रहता है। इसमें कुछ ठोस पदार्थ रहता है जो मैंने बतलाया था कि प्रोटोप्लाज्म में, तो कहीं ना कहीं कोशिका द्रव जो है किसका भाग है, प्रोटोप्लाज्म का। अब प्रोटोप्लाज्म का ये भाग है, तो केयर करिए आप लोग कि इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का भाग है तो इसमें सॉलिड पार्ट ठोस पार्ट के रूप में रहता है। तो ठोस पार्ट्स के रूप में क्या क्या रहता है, मैं नाम लिख देना चाहता हूं। पहला मैं लिख देता हूं ER, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ाऊंगा क्या होता है नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं बताऊंगा, खाली सब्र बांध के रखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताऊंगा कि कहां से कहां बिखरी हुई रहती है, इसकी आकार कैसी रहती है, इसका काम क्या होता है नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की होती है बच्चे, क्या समझे, मैं बतलाऊंगा कि 2 प्रकार की होती है, स्मूथ होती है, वो रफ होती है। सब्र बांधो ना, सब पढ़ाएंगे। ये होता है कोशिकांग। तो बोलता है कि जो सॉलिड पार्ट्स होता है और सॉलिड पार्ट्स के अंतर्गत में कौन होता है, ER। उसके बाद होता है राइबोसोम, क्या होता है, राइबोसोम। उसके बाद होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। उसके बाद होता है आप लोग का राइबोसोम, लाइसोसोम। उसके बाद होता है इसके अंदर आप लोग का होता है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। उसके बाद इसके अंदर जो होता है, क्या समझे, सेंट्रोसोम। और बहुत सारे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या समझे, DNA, RNA, क्या समझे। ये सारा चीज किसमें होता है, कोशिकांग में। और मैं बता देना चाहता हूं कि केंद्रक के अंदर ये होता है DNA,
आरएनए और आरएनए डीएनए पर रहता है, आप लोग के मालूम होना चाहिए जीन, इसके अंदर होते क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का समझे, ये सारा चीज कहा जाता है कैसी पार्ट्स है, तो ये सारा चीज जो है वो मेरा सॉलिड पार्ट्स है। कैसा? सॉलिड पार्ट्स है। अब बच्चे केयर करके देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें सारा चीज है। क्या क्या है? जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं। तो मार्केट जाते हैं तो सारा सामान हमको खरीदना है, सारा सामान हमको खरीदना है, जैसे टमाटर खरीदना है, आलू खरीदना है, बैगन खरीदना है। तो सब के लिए अलग अलग प्लास्टिक नहीं लेते हैं, तो क्या करते हैं, एक हम झोला ले लेते हैं, उसमें सारा सामान एक एक में कर करके एडजस्टिंग कर दे। जैसे मानते हैं हम लोग टमाटर लेना है तो टमाटर उसी झोला में रख लिए, आलू लेना है उसी में ले लिए, फिर उसके बाद हमें सब्जियां लेना है उसमें ले लिए, कुछ राशन ले लिए, सब में ले लिए। इसका मतलब है उस झिल्ली के अंदर बहुत सारे ठोस पदार्थ हैं। जैसे आप लोग का ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर ठोस पदार्थ बहुत सारे है कि नहीं, यानी राइबोसोम भी है, लाइसोसोम भी है, और सब इसी के अंदर है। देखो कहाँ पे है, जैसे मानते हैं कि यहाँ पे आप लोग का ER है, यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया है, का समझे, यहाँ राइबोसोम है, यहाँ लाइसोसोम है, का समझे, यहाँ पे सेंट्रोसोम है, का समझे। इसी प्रकार के मानते कि इसके अंदर DNA है, का समझे, बहुत सारे कहा जाता है। अब एक बच्चे बोलता है कि सर ये सारा चीज सिर्फ जंतु की कोशिका में होती है कि पादप कोशिका में भी होती है? बतला देना चाहता हूं कि पादप कोशिका में भी होती है, क्या समझे, ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है। अब बोलता है कि कहीं ना कहीं मानते हैं कि सारा ठोस पदार्थ पाया जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैक्सले। क्या नाम था? हैक्सले। ये सारा पदार्थ पाया जाता है। तो एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था हैक्सले। हैक्सले ने जीव द्रव को यानी प्रोटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म को, हैक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन, भौतिक जीवन का आधार बताया। किसने बताया? तो हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने बतलाया कि इसके अंदर बहुत सारे सामान एडजस्टिंग किया जा सकता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है और लाइसोसोम है, राइबोसोम है, तरकाय बहुत चीज है, गाल्जी बॉडी है, सारा चीज पाया जाता है। अब ये सारा चीज तो है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ये जितना चीज है ये जीवीय पदार्थ है, ये सेल डिवीजन करता है। जितना मैंने नाम लिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा के सारा सेल डिवीजन करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, इसलिए जीवित है। इसके अंदर कुछ अजीवीय पदार्थ भी है, जैसे रसधानी, जैसे फैट, वसा, जैसे प्रोटीन, ये अजीवीय पदार्थ है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जीव द्रव के अंदर याद रखना है अजीवीय पदार्थ भी होते हैं, और अजीवीय पदार्थ के अंतर्गत में आपको आता है सबसे पहले प्रोटीन, फैट, रसधानी जिसको बिल्कुल कहते हैं, रस से धानी, ये सारा चीज जो आते हैं अजीवीय पदार्थ के रूप में आते हैं। और ये कहीं ना कहीं सारा चीज कहां पाया जाता है? तो ये प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आप लोग के पूछेगा अब यहाँ पे कि लाइसोसोम किसका एक भाग है? तो लाइसोसोम जो है वो पाया जाता है कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव किसका एक भाग है? प्रोटोप्लाज्म का। समझे? तो क्वेश्चन आपको किसी तरह से भी पूछ सकता है, सारा तरह से मैंने समझा रखा है आपको। तो एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था हैक्सले। हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को, किसको? प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव को जीवन का आधार कहा। क्या कहा? जीवन का आधार कहा उन्होंने। किसने? हैक्सले नामक के वैज्ञानिक ने। अब इसमें कुछ और पार्ट्स है, तब आप इसको नोट कीजिए, तब समझे। और मैं बतलाते हूं इसमें कि क्या है ना है, स्क्रीनशॉट तब ले लीजिए आप। तो उम्मीद है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए थोड़ा सा
इसमें एक दो पॉइंट और है, आपको मैं बतला देना चाहता हूं कि ये जो प्रोटोप्लाज्म में होता है, मैं बतलाता हूं इसमें। तो प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले आप लोग देखिएगा दो भागों में बांटा, सॉलिड पार्ट्स और लिक्विड पार्ट्स, है कि नहीं। लिक्विड पार्ट्स को मैंने बतलाया आप लोग का क्या, साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव कहते हैं। एक चीज मैंने बता दिया था कि ये कोशिका द्रव जो होता है वो पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। क्या समझे? कोशिका द्रव जो रहता है पारदर्शी होता है, और कोशिका द्रव इसी में दो भागे याद रखना पाया जाता है, एक के सजीव और एक निर्जीव। सजीव के अंतर्गत में देखिए आपका लिखा हुआ है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम जो ठोस के रूप में है, और ईआर, ये सब क्या है? ये जीवित पदार्थ है। क्या है? जीवित, ये जो कोशिका विभाजन कर सकता है। क्या समझे? और एक अजीवीय पदार्थ होता है निर्जीव, जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसको निर्जीव भी बोलते हैं। क्या समझे? निर्जीव। इसमें निर्जीव पदार्थ के रूप में आता है आपका कौन? प्रोटीन, फैट और रसधानी। पेड़ पौधे में रसधानी बहुत बड़ा होता है, जबकि जंतु सेल में छोटा होता है। क्या समझे? तो आप लोग का प्रोटोप्लाज्म में पूर्ण रूप से आप लोग के बतला चुके हैं। इसमें एक भी ऐसा नहीं है कि जो आपको छूट सकता है। प्रोटोप्लाज्म का पूरा डिफिनिफाइन मैंने आपको कर दिया। अब आप लोग इसको कंप्लीट करिए, बाकी आगे की क्लास में आप लोग के करता हूं सेल वॉल। चलिए आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मेरे बच्चों, अभी जस्ट प्रोटोप्लाज्म जब पढ़े तो प्रोटोप्लाज्म के इसके पहले वाला पार्ट्स हम लोग एक पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं, याद रखना, सेल वॉल कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? सेल वॉल कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बाद अब मैं पढ़ूंगा कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सबसे पहले मैं पढ़ने वाला हूं सेल वॉल कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेल वॉल, यानी सेल वॉल। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका, कोशिका भित्ति। तो याद रखिए कोशिका भित्ति, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति को समझाने के लिए हम आपको बताते हैं कि कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। वल्नी यानी केवल किसमें? पादप में पाया जाता है। इसके साथ साथ कवक में भी पाया जाता है कोशिका भित्ति। क्या समझे? इसके साथ साथ शैवाल में भी पाया जाता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? शैवाल में भी पाया जाता है। इसके साथ आप लोग को बताते हैं यहाँ पे जीवाणु में भी पाया जाता है कोशिका भित्ति। क्या समझे? केवल पादप में, कवक में, शैवाल में, जीवाणु में पाया जाता है कोशिका भित्ति। मानव में, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, समझ रखिए। लेकिन ये तो समझना जरूरी कि सर कोशिका भित्ति कहते हैं किसको? तो कोशिका भित्ति को समझने के लिए आपको डायग्राम की जरूरत है, और मैं वो डायग्राम आप लोग के बतलाता हूँ। क्या समझे? जैसे आपको इसके लिए एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कोशिका भित्ति किसको कहते हैं। क्या समझे? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसके लिए हम एक आपको बनाते हैं एग। ये है, मानते हैं EGG, एग। एग का मतलब होता है अंडा। मौसम चल रहा है ठंडा का, और मैं खिला रहा हूं आप लोग का अंडा। अंडा में भी याद रखना बहुत लड़कन उजला वाला रहता है, उसके अंदर जो पीला वाला भाग होता है उसके चलते मार करते रहता है कि हम खाएंगे, हम खाएंगे, हम खाएंगे। लेकिन उसमें मालूम नहीं है किसी को कि उसमें फैट की मात्रा होती है और प्रोटीन की मात्रा व्हाइट वाला भाग में होता है। तो केयर करो कि कभी भी अगर लड़ाई हो तो पीला वाला भाग दे दो, लो खा लो, आप खाइए प्रोटीन वाला मात्रा व्हाइट कलर का। ओके, चलिए मैंने बताया आप लोग का एक एग। आपने कभी देखा होगा एक कच्चा एग ले लीजिए, बिना उबाला हुआ, बॉइलिंग किया हुआ नहीं, बिना उबाला हुआ एक आप एग लीजिए। जब आप एग लीजिएगा तो उस एग को ऊपर में देखिएगा तो व्हाइट कलर का परत होता है। ये व्हाइट कलर का परत होता है, इसी को ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल।
वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल कहा जाता है और जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। कोशिका भित्ति। इसके जस्ट, इसके अंडा के देखिएगा जस्ट अंदर वाला भाग होता है, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग के पता चलना होगा, ये कोशिका भित्ति हार्ड यानी हार्ड एवं कड़ी रहती होगी। और एक चीज देखिएगा, कोशिका झिल्ली के ऊपर रहता होगा, कोशिका झिल्ली के ऊपर रहता होगा। एक लड़का पूछ रहा है कि सर अंडा का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बेटा बच्चों, अंडा का जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कभी क्वेश्चन कोई पूछे कि अंडे का जो बाहरी भाग होती किसकी बनी होती? कोशिका भित्ति, तो बोल दिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए एक अंडा ले रहा हूं कि कोशिका भित्ति किसको कहते हैं। चलिए सुनिए ना, तो ये सेल वॉल जो होता है से बाहरी आवरण होती है जो आंतरिक कोशिका को रक्षा करता है, आंतरिक कोशिका को प्रोटेक्शन देने का काम करता है और कोशिका को यहां तक कि कोशिका को एक निश्चित साइज देने का काम करता है, आकार देने का काम करता है। कौन? कोशिका भित्ति। पेड़ पौधे को देखेगा, बाहरी भाग रहता है, कोशिका भित्ति होती है, वो उसका निश्चित आकार देता है। किसका आकार? जिस प्रकार से आकार रहेगा उसके चारों ओर उसका परत बना हुआ रहेगा। साथ साथ प्रोटेक्शन देने का काम करता है। क्या देने का काम करेगा? प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि बाहरी वातावरण से बचाने का काम करेगा। जैसे मैं शर्ट पहना हुआ हूं तो बाहरी वातावरण से मुझे ठंड से बचा रही है, तो मेरा देखिए तो मेरा साइज इतना है, तो देखिए तो ऊपर से साइज मेरा बता रहा है कि मेरा इतना साइज है, तो ये निश्चित आकार प्रदान भी करता है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये निश्चित आकार प्रदान करने का काम करता है। लिखता है कि सेल वॉल जो होती है वो काड़ा होती है, हार्ड होती है, काड़ा और हार्ड साथ साथ दृढ़ भी होती है। क्या होती है? दृढ़ भी होती है, जो जीवों को रक्षा करने का काम करता है। अब यहां पे आ जाता है कि सर पादप का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? तो मैं आप लोग के बता देना चाहता हूं कि पादप का कोशिका भित्ति जो बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होता है? काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हेमिसेलुलोज की बनी होती है। हेमिसेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो मैं बता देता हूं, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज का। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हेमिसेलुलोज की बने होते हैं। हाँ शैवाल, ठीक है, शैवाल का आपका था शैवाल। मैं बता देना चाहता हूं कि शैवाल जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है लाल शैवाल, एक होती है भूरा शैवाल, और एक होती है आप लोग का, मैं बता देना चाहता हूं, हरा शैवाल। कैसा शैवाल? हरा शैवाल। अच्छा, लाल शैवाल, देखिए लाल शैवाल समुद्र में पाई जाती है और लाल शैवाल में आयोडीन की मात्रा होती है।
लाल शैवाल जो रहता है रोडोफाइसी के अंतर्गत में आता है, रोडोफाइसी के अंतर्गत में आता है। और भूरा शैवाल फियोफाइसी के अंतर्गत में आता है, फियोफाइसी के अंतर्गत में आता है। और ये आता है क्लोरोफाइसी के अंतर्गत में, क्लोरोफाइसी, ये डिवीजन है, इसके अंतर्गत में आता है शैवाल। तो शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हेमोसेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु के कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। समझे? कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। ये हो गया आप लोग की कोशिका भित्ति के बारे में। अब होता है कि सर कोशिका भित्ति का पेड़ पौधे में साइज कैसे होता है? तो सेल डिवीजन जब होती है तो उसके आधार पर कोशिका भित्ति को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। किसको? कोशिका भित्ति को। अब पहली बार समझ रहे होंगे कि सर कोशिका भित्ति को भी बांटा गया। ऑफ कोर्स बांटा गया है। बोले थे कि आप सर्टिफाइड होके रहिए, आराम से कॉपी किताब निकाल के बैठिए, सब चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोशिका भित्ति को 3 भागों में बांटा गया है, देख सकते हैं। मैं आप लोग के इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं टालने वाला हूं, मैं साइड हो जा रहा हूं इसके लिए। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोशिका भित्ति कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका भित्ति 3 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो होता है 3 भागों से मिलकर बना होता है। कितने? 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसके लिए आप स्ट्रक्चर देखिए। आप लोग के मैंने पहले की क्लासों में मैंने बतलाया था एक चीज कि जब याद कीजिए पढ़ा रहे थे जब फंडामेंटल क्लास, तो उसमें बताए थे कि कोशिका की खोज कैसे हुई थी। तो मैंने आप लोग के बताया था कि कॉर्क सेल लिया गया था, कॉर्क ऊतक लिया गया था। क्या लिया गया था? सॉरी, कॉर्क ऊतक लिया गया था। और माइक्रोस्कोप की सहायता से जब उसको देखा तो इस प्रकार की ही संरचना थी। क्या था? इस प्रकार की ही संरचना थी। लेकिन हम यहाँ पे बताने वाला हूं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति ये देखिएगा, इस भाग को जब ये क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा। जब ये क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा। और इधर एक सेल डिवीजन करेगा। देखिएगा, ये कोशिका जीवित कोशिका, कैसी? जीवित। ये कोशिका जब आपस में सेल डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका का विभाजन करेगा, उसके आधार पर भी बांटा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? सवाल यहां पे ये आता है, इस भाग को हम लोग क्या करेंगे? इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे?
जब सेल डिवीजन करेगा तो देखिए ये दोनों सेलों के बीच जो सेल डिवीजन ये कर रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं मेंडेला। मेंडेला और उसके बाद लैम लीला, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्य पटलिका। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका। ये हो गया पहला कोशिका भित्ति। दूसरा देखो मेरे बच्चों, ये वाला पार्ट्स है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्राथमिक कोशिका भित्ति। उसके बाद ये जो है अंदर, इसके अंदर ये जो पार्ट्स है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल, जिसको बोलते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो आप कोशिका भित्ति को टाइप पढ़ लिए, कोशिका भित्ति कितने टाइप से मिलकर बना होता है कि नहीं? तो सबसे पहले मेंडेला लैमेलिया यानी मध्य पटलिका, ये दोनों सेल जब आपस में सेल का डिवीजन करेगा, विभाजन करेगा, तो ये दोनों के बीच में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य पटलिका। बाहरी जो भाग उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, और सबसे अंदर जो ये पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स, ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, सेकेंडरी सेल वॉल। अब होता है कि मध्य पटलिका जो होती है वो बना होता है किसका? मध्य पटलिका जो है, आखिर ये क्वेश्चन आएगा कि बना होता है किसका? आखिर किसी का तो ये बना होगा ना। तो ये बना होता है पेक्टिन का बना होता है, और कैल्शियम पेक्टिन का बना होता है। कैल्शियम पेक्टिन का बना होता है। क्वेश्चन पूछेगा मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? तो ये जो बनी होती है पेक्टिन इसकी बनी होती है पेक्टिन, और कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। अब उसके बाद आपका होता है प्राइमरी सेल वॉल। कि प्राइमरी यानी प्राथमिक सेल वॉल क्या होता है? तो सबसे बाहरी भाग होती है वो प्राइमरी सेल वॉल है। बाकी इसके बाद थोड़ा सा समय को देखते भर में ये आपको पढ़ा दिए हम आपको क्या, कोशिका भित्ति किसकी क्या बना होता है, इससे पहले स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। क्या समझे? मैंने बताया कि एक निश्चित आकार प्रदान करता है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के ऊपर वाला भाग जो होता है कोशिका भित्ति होती है। क्या समझे? ये कोशिकाओं को क्या करता है? रक्षा करता है, सूखने से बचाता है। उसके बाद मैंने बतलाया कि प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये जीवों को निश्चित आकार प्रदान करता है। ये कठोर होता है, दृढ़ होता है। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है मैंने बताया थी कि कोशिका भित्ति 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सेल डिवीजन जो करता है उसको बोलते हैं मेंडुला लैमेलिया। उसके बाद मैंने बतलाया प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल। आप लोग के मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लियर किया है यहाँ पे। इसके बाद में आप लोग का क्लास जो है यहाँ पे अगला प्राइमरी सेल वॉल है कि प्राइमरी सेल वॉल जो होती है इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए प्राइमरी जो सेल वॉल है ये भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। क्या समझे? यानी जितने भी होते हैं सेल वॉल, क्या समझे, वो सब के सब प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ये बाहरी वातावरण से बचाने का काम करता है। बाकी आज भर आपका इतना ही क्लास। नेक्स्ट डे डेट्स ऑल, मिलते हैं अगला दिन आपको इसी वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके लिए अब इजाजत चाहते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। देखिए